वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, दिस अगेन इज अ टॉपिक जिस पर आपने पीछे चीजें पढ़ रखी. इट स्टार्टेड with the independence of America, and since 1783 when America emerged as a nation autonomous and sovereign, तो उसके बाद से ही गेनिंग ऑफ टेरिटरी जो है वो अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव रहा. मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो पहले थे वॉशिंगटन, उनके टन्योर में भी 5 नई रियासतें अमेरिका में ऐड हुई. उन्हीं के दौर में पब्लिक लैंड्स एक्ट हमने पास किया था, जिसके जरिए लोगों को तरगीब दी गई थी तकरीबन मुफ्त जमीन देकर कि वो उस इलाके में जाएं और टेक ओवर करें. साजिद सत्तार पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में आर्टिकल्स के फर्दर सेक्शंस याद करने हैं, नहीं करने हैं. ठीक है. उसके बाद लेकिन एक्चुअल जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन है दैट स्टार्टेड व्हेन द थर्ड प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन केम टू पावर एंड अमेरिका परचेज्ड लुजियाना. ये आप सारे लोगों ने वहां भी पढ़ा है लुजियाना परचेज के बारे में. और लुजियाना परचेज से मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन टेरिटरी ओवरनाइट डबल हो गई थी. ओवरनाइट डबल हो गई थी. अब उस डबल हुई टेरिटरी को यूज भी करना था, तो उसके लिए एक थ्योरी मैनिफेस्ट डेस्टिनी की थ्योरी इजाद की गई. ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी जो है, इसका मतलब ये था दैट अमेरिकन्स आर डेस्टाइन्ड टू बी ग्रेट. ठीक. एंड फॉर दैट वेरी डेस्टिनी टू बी रियलाइज्ड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट अमेरिकन्स कल्टिवेट मोर लैंड, टेक ओवर मोर लैंड. आपको मैंने बताया था जेफरसन सेड पीपल हु वर्क ऑन लैंड आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड. वो अफराद जो जमीन पर काम करते हैं वो खुदा के बरगुजीदा, खुदा के चुने हुए लोगों में से लोग हैं. लुई एंड क्लार्क एक्सपीडिशंस के बारे में भी हमने बात की थी, किस तरह उन्होंने ट्रैवल किया, सर्वेस किए और हेल्प आउट किया अमेरिकन प्रेसिडेंट को इन फॉर्मिंग दिस टेरिटरी. उसके बाद जो अहम टेरिटोरियल गेन है वो आता है एनेक्सेशन ऑफ टेक्सास. एनेक्सेशन ऑफ टेक्सास 1845. ये एनेक्सेशन ऑफ टेक्सास के पीछे भी एक पूरी कहानी है. अमेरिकन ये टेरिटरी जो टेक्सास की है ये मैक्सिको की थी. Americans started to go and settle there. जब बहुत ज्यादा तादाद में अमेरिकन वहां हो गए एंड दे स्टार्टेड टू आउटनंबर द मैक्सिकन्स देयर, मैक्सिको के जो डिक्टेटर थे वहां पर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इन्हें निकाला जाए. तो दे पास्ड अ लॉ इन 1829. दे पास्ड अ लॉ दैट Americans would only be allowed to stay in this territory if one they convert to Catholicism. उन्हें सिर्फ उस सूरत में इजाजत होगी अगर वो कन्वर्ट हो जाएं कैथोलिकिज्म की तरफ. 2 वो स्लेवरी छोड़ दें. स्लेवरी छोड़ दें, कैथोलिक हो जाएं, रहते रहें. अगर वो ये नहीं छोड़ते तो उन्हें जाना पड़ेगा. जनरल सेंटा एना उस मैक्सिकन डिक्टेटर का नाम था जिसने ये ऑर्डर्स निकाले थे. जनरल सेंटा एना. ठीक है जी. इसके खिलाफ वहां जो अमेरिकन रह रहे थे उनके लीडर थे सैम ह्यूस्टन. सैम ह्यूस्टन ने इसके खिलाफ एक रिबेलियन लीड की, अमेरिकन को इकट्ठा किया एंड ही गेन्ड काइंड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम दी मैक्सिकन अथॉरिटीज. रिवोल्ट किया और मैक्सिकन अथॉरिटीज से
कंट्रोल ले लिया। 1836 में ही डिक्लेयर्ड टेक्सास ए रिपब्लिक, एक आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। टेक्सास को रिपब्लिक डिक्लेयर कराने के बाद ही कंटिन्यूड टू अपील टू रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट्स टू अनेक्स Texas with America, as most Americans lived there and they were ready to be annexed and all that. But president treaded very cautiously on that और उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया। Finally 1845 में प्रेसिडेंट जॉन टाइलर formally annexed दिस टेरिटरी ऑफ टेक्सास। टेक्सास की टेरिटरी जॉन टाइलर एनेक्स कर देते हैं। दिस किक स्टार्ट्स अमेरिकन मैक्सिकन वॉर ऑफ 1846 टू 1840। मैक्सिकन वॉर 1846 टू 48, ये जंग स्टार्ट हो जाती है। 2 साल ये लड़ाई लड़ी जाती है और उस लड़ाई के बाद इवेंचुअली अमेरिकन्स ये लड़ाई जीत जाते हैं। अमेरिका और मैक्सिको अग्री कर जाते हैं। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ हिडाल्गो। ट्रीटी ऑफ हिडाल्गो 1848। ट्रीटी ऑफ हिडाल्गो 1848। ये ट्रीटी के बाद अमेरिका ना सिर्फ अमेरिका की विक्ट्री तस्लीम हो जाती है इस इलाके में, बल्कि अमेरिका को फर्दर टेरिटरी मिलती है कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको। कैलिफोर्निया एंड न्यू मैक्सिको। न्यू मैक्सिको की टेरिटरी अमेरिका को इस ट्रीटी के बाद मिलती है फर्दर $15 मिलियन में। कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको की टेरिटरी भी अमेरिका $15 मिलियन में खरीदता है। $15 मिलियन। ठीक है जी। इसके बाद अगली टेरिटरी खरीदी जाती है 1853 में। इसे कहते हैं गैड्सडन परचेज। इसे कहते हैं गैड्सडन परचेज। ये गैड्सडन परचेज ये मैक्सिको से ही खरीदी गई थी जी। कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको की टेरिटरी मैक्सिको से ही खरीदी गई थी। गैड्सडन परचेज में भी अमेरिका ने $10 मिलियन देकर एरिजोना की टेरिटरी खरीदी थी रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ठीक है, गैड्सडन परचेज। इसमें न्यू मैक्सिको की कुछ फर्दर टेरिटरी और एरिजोना की कुछ टेरिटरी ली गई थी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन लाइन बिछाने के लिए। $10 मिलियन। $10 मिलियन। इसके बाद अहम परचेज है 1867। 1867 इसको हम कहते हैं अलास्का परचेज। अलास्का परचेज। अलास्का बेसिकली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी बिटवीन रशिया एंड इंग्लैंड। कंट्रोल रशिया का था। रशिया न्यू के वो ज्यादा अरसा यहां टिकेंगे नहीं। दे सोल्ड दिस टेरिटरी टू अमेरिकन्स। अलास्का परचेज। विलियम एच सिवर्ड वॉज द सेनेटर जिन्होंने ये अलास्का परचेज की डील की थी। अलास्का की टेरिटरी $7.2 मिलियन में अमेरिका ने खरीदी थी और अमेरिका को उस वक्त लगता था कि यह घाटे का सौदा है। 6 पेंस पर एकड़ पे ये लैंड खरीदी गई थी। 6 पेंस पर एकड़ पे ये लैंड खरीदी गई थी। स्टिल अमेरिकन समझते थे कि इट्स अ कोल्ड हेल।
यहां ना कुछ उगता है, ना यहां कुछ कोई चीज है, तो ये घाटे का सौदा है। लेकिन बाद में वहां से फिर ऑयल भी निकला, टिम्बर भी आया, तो अब अमेरिकन काफी राजी हैं उसके ऊपर। बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया, बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया, वार्ड विलियम एच सिवर्ड, सिवर्ड की आप बात करें, सिवर्ड वॉज अ सेनेटर जिसने ये ट्रीटी समझिए कि लिखवाई थी या कन्विंस किया था अलास्का को इस ट्रीटी के लिए। ठीक है जी। उसके बाद मेजर एनेक्सेशन आती है 1898 में, एनेक्सेशन ऑफ हवाई, एनेक्सेशन ऑफ हवाई। ठीक है जी। ये पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है। इस आइलैंड को ऑलरेडी अमेरिकन यूज कर रहे थे। 1893 में वहां की जो हवाईयन रॉयल फैमिली थी उसको ओवरथ्रो कर दिया गया और उसकी एनेक्सेशंस हुई 1898 में। प्रेसिडेंट मैकिनली ने ये एनेक्सेशन करवाई थी, प्रेसिडेंट मैकिनली। ठीक है जी। लेकिन और ये उस एनेक्सेशन के बाद ईयर 1900 में इट बिकेम टेरिटरी ऑफ यूएस। एनेक्सेशन हुई, रेटिफिकेशन हुई, 1900 में ये टेरिटरी बनी, अमेरिका की स्टेट नहीं बनी। ये जहन में रखिएगा। मैंने अर्ज किया जी हवाई पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड था। ठीक है। इसकी रॉयल फैमिली के साथ अंडर एन एग्रीमेंट अमेरिकन इसको ऑलरेडी यूज कर रहे थे। 1893 में हवाईयन रॉयल फैमिली वाज ओवरथ्रोन। प्रेसिडेंट जॉन मैकिनली ने इसको 1898 में एनेक्स कर लिया। सेनेट की रेटिफिकेशन आते करते टेरिटरी ये अमेरिका की 1900 में बनी और उसके बाद स्टेट का दर्जा इसको मिला आइजनहावर के टेन्योर में आके 93 में। स्टेट ये पहले नहीं बनी, टेरिटरी पहले बनी, स्टेट बाद में बनी। तो इसलिए अगर इस पर कोई एमसीक्यू आता है तो उसको आपने ध्यान से पढ़ के करना है। एनेक्सेशन 1898, टेरिटरी 1900, स्टेटहुड 1953। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है। द लास्ट चंक ऑफ लैंड जो अमेरिका के साथ अनेक्स हुआ था वो 1912 को 14 फरवरी को एरिजोना की टेरिटरी थी, बाकी मांदा टेरिटरी एरिजोना स्टेट की। तो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है वो 1900, मैंने बताया जी 1953 आइजनहावर का टेन्योर है, इसे देख लीजिएगा। सो 1912 14 फेब को वेस्टवर्ड एक्सपेंशन समझिए खत्म हुई, बंद हुई। तो ये है स्टोरी ऑफ एनेक्सेशंस, परचेजेस, ऑक्यूपेशंस। नाउ इतनी टेरिटरी हमारे पास थी, अब इसको बसाना भी था, यहां लोगों को जाने को राजी भी करना था। गैर आबाद बियाबान जंगलों में लोग क्यों जाएं और क्यों रहें? तो उसके लिए फिर अमेरिकन ने स्टेट पॉलिसी भी बनाई, मैनिफेस्ट डेस्टिनी की। मुफ्त जो है वो टेरिटरी भी दी। ठीक है जी, नॉर्थ जी, मुफ्त टेरिटरी भी दी, लोगों को कन्विंस भी किया। लोग जाकर बताते थे कि जी एग्रीकल्चर के लिए इतनी साउंड लैंड है ये कि गंदम की फसल इंसानी कद के बराबर होती है। गोल्ड एंड सिल्वर के ख्वाब लोगों को दिखाए गए, लोग ताकि ज्यादा से ज्यादा इधर जाएं, और एक आजाद मुआशरे का जिक्र किया गया। एक काउबॉय कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसको प्रोजेक्ट किया गया थ्रू लिटरेचर, सॉन्ग्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज। काउबॉय को एक ऐसा इंसान दिखाया गया जो हैंड ऑफ द गॉड ऑन अर्थ है, एक लॉलेस इलाके के अंदर राइट मैन विद द गन है, ऊपर खुदा है और नीचे ये काउबॉय है जो नेकी को बदी से जुदा करता है। और ये एक ऐसा हैंडसम हंक है, ये ऐसा शिवलरी रखने वाला इंसान है, ही इज अ ड्रीम बॉय
of every American girl. ठीक? So when this persona was projected to a lot of young people from north and elsewhere went to this area. ये एक इंसानी फितरत भी है कि वो एक अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहना चाहता है जहां कोई पाबंदी ना हो. दूसरा उसको ये भी हुआ कि भाई काउबॉय तो बड़ी अजीम कोई शख्सियत है और बड़ा हैंडसम है और ही इज द मोस्ट डिजायर्ड गाय इन होल वाइड अमेरिका. ऐसे हमारे यहाँ होता है जब कोई इस तरह की मूवी या कोई इस तरह का प्रोजेक्शन आती है तो सारे लौंडे वैसे बाल नहीं कटवा लेते, वैसे कपड़े पहनना शुरू कर देते. तो यहां भी एक सिलसिला चल पड़ा लोगों के वहां जाने का. तो 1840 तक देयर वर मोर देन 7 मिलियन पीपल जो वहां जाकर रहना शुरू हो गए. 1840 तक लोग वहां जाकर 70 लाख के करीब लोग इस इलाके में चले गए थे. अब असल में काउबॉय कौन है? असल में काउबॉय बेचारा एक गवाला है. असल में वेस्टवर्ड इन टेरिटरीज में, ये जो हमने एक्वायर की हसान, इन टेरिटरीज की बात करें, असल में काउबॉय हमारा जो है वो एक गवाला है. असल में काउबॉय हमारा जो है वो एक चरवाहा है, अयाली है हमारी जबान में कहते हैं, जो सारा दिन अपने जानवरों की खिदमत अगर नहीं करेगा तो शाम को उसे वो दूध नहीं मिलेगा जिससे उसकी जिंदगी चलती, जिससे उसकी रोजी रोटी चलनी. ठीक है, उसके बाद वो टैवरन में जाकर शिवलरी दिखा सकता है, लेकिन उस वक्त तक वो मसरूफ आदमी. तो ये लेकिन वहां जाके पता लगता था, नॉवेल्स में, स्टोरीज में, गानों में ये पता नहीं लगता था. तो ये भी एक वजह है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की. ठीक है, वाइल्ड वेस्ट एंड गोल्ड रश पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप वैसे जनरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई मूवी या कोई चीज इसकी देख लेंगे. क्लाइंट ईस्टवुड की बड़ी मशहूर मूवीज हैं इस कल्चर के ऊपर, बहुत सारी इस तरह का मिल जाएगा. डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं ढेरों ढेर, कोई ऐसा मसला नहीं है जी. दिस इज द स्टोरी ऑफ एनेक्सेशंस एंड सेशंस एंड परचेजेस. ठीक है जी. दैट सीड, जो इलाके भी लिए गए हैं ये सीड किए गए हैं ना. अमेरिका से निकल के तो कोई नहीं गया, दूसरे मुल्कों से इलाके सीड हुए हैं ना. इन्होंने एनेक्स किए हैं, दूसरों ने सीड किए हैं. तो दैट्स हाउ. मैप या फ्लो चार्ट इसका है जी. आप अगर मेरे वाली बुक पे देखेंगे तो आपको मैप भी नजर आएगा और आपको ऑल 50 स्टेट्स का एक चार्ट नजर आएगा, जो जिसमें हर स्टेट के साथ उसकी डेट लिखी हुई है कि वो कब आई. ठीक है जी. तो ये है, वो वहां पे आपको मिल जाएगा. नो इशू जी. अब उस तरह से काउबॉयज एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि कोई लॉ लेस जगह नहीं है, कोई वाइल्ड वेस्ट है सच है नहीं. ठीक है. Annexation is not a negative term if it is done by annexing the territory with the consent. तो annex तो करनी ही होती है, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती किया तो वो गलत है. फ्लो चार्ट तो एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, अदरवाइज नहीं. 7 मिलियन, ऐसा 7 मिलियन. वेग नहीं, वोग. अली रजा, वोग. ठीक है. तो ये है ये वाला सवाल. तो ये डेट्स आपकी आ जाएंगी, वो आपका चार्ट आ जाएगा. मैप आप बनाना चाहें बिस्मिल्लाह जरूर बनाइए. ये चीजें आप लिखेंगे और इस टेरिटोरियल गेन से अमेरिका की ऑगमेंटेशन होती है, टेरिटोरियल भी और दूसरी भी, इकोनॉमिक भी. क्योंकि लैंड आ गई उस वक्त जो है वो सारा एग्रीकल्चर बेस्ड था और उसके लिए लैंड बुनियादी चीज थी. द नेटिव्स हु स्पीकिंग फॉर देयर एक्सपीरियंस, नोबडी इज स्पीकिंग फॉर देयर एक्सपीरियंस. बेसिकली दे काइंड ऑफ evolved and developed with the migrant culture. Intermarriages हुई, interrelations develop हुए और अब तो वो अमेरिकन सोसाइटी का पार्ट है. 5.1 मिलियन नेटिव्स आज भी अमेरिका में रहते हैं. दे हैव देयर रिजर्वेशंस एंड देयर ओन लॉज. आप उनको देख सकते हैं. इनिशियल नेटिव्स को देखना चाहते हैं तो डांसिंग विद द वुल्व्स एक मूवी है, उसको आप देख लें. और
अभी वाले नेटिव्स को देखना चाहते हैं तो बहुत सारे सीजन्स हैं, बैनशीज सीजन, उसे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आजकल नेटिव्स की क्या सूरत हाल। हैंडसम लेंथ हसान है 4 to 6 पेजेस, बोथ साइड्स रिटन। हैंडसम लेंथ है मिनिमम 4 पेजेस दोनों साइड से लिखे हुए हों, तो ये हैंडसम लेंथ है। नहीं, मैंने ये नहीं बताया था फेक रेफरेंसेस देने का डॉक्टर साहिबा। मैंने ये कहा था पहली क्लास में, मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये करना है कि आपने रिकमेंडेड बुक्स हों, भले एफपीएससी की रिकमेंडेड हों या आप मेरे वाली किताब के एंड पे देखेंगे तो उस पर बिब्लियोग्राफी में 8-10 किताबें मेंशन है। आप उन किताबों के टाइटल्स, उन किताबों के नाम और टाइटल्स, ऑथर्स नेम, ये आप करेंगे याद, और फिर उन किताबों के बुक रिव्यूज पढ़ेंगे, उन किताबों के बुक रिव्यूज पढ़ेंगे। उसके बाद आप उन किताबों का नाम और ऑथर मेंशन करेंगे ताकि आपको आइडिया भी हो कि ये किताब किस बारे में थी। तो ये है तरीका, फेक रेफरेंस हम नहीं देंगे, ठीक है। Watched many movies, not really. I have read more and watched movies. थोड़ी फिल्में देखी हैं, ज्यादा पढ़ा है मैंने, क्योंकि फिल्में देखने का टाइम नहीं होता, फिल्में ज्यादा टाइम लेती हैं। However, CSS में मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री रखी थी, तो हिस्ट्री का थोड़ा सा मुझे शगफ आप कह सकते हैं कि था। मैंने यूएस हिस्ट्री इज नॉट माई सब्जेक्ट पर से, ठीक है, नहीं, यूएस हिस्ट्री वाज नॉट माय सब्जेक्ट। आई ऑप्टेड ब्रिटिश हिस्ट्री इन सीएसएस। उस जमाने में 200 नंबर की होती थी ना, 2012 में 200 नंबर की थी यूएस ब्रिटिश हिस्ट्री, तो वो 200 नंबर ज्यादा मजे का लगता था। ये मैं पंजाब गवर्नमेंट में सर्व कर रहा हूं जी एज डिप्टी सेक्रेटरी दीज डेज। हाउ कम यू टीच यूएस हिस्ट्री देन? वेल, यूएस हिस्ट्री एक्सीडेंटली आ गया था यूएस हिस्ट्री में। मैं पढ़ा उस जमाने में रहा था पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किस्म की चीजें पढ़ा रहा था। एंड देन समबडी सेड कि यूएस हिस्ट्री, मेरा बैचमेट पढ़ा रहा था, उसने कहा यार मैं जा रहा हूँ, इसको देखो, करो, करवा लो। मैंने करा देंगे। एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। पढ़ लिया। फिर पोर्टफोलियो, मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को देख रहा हूं, फॉरेन फंडेड एंड लोकल फंडेड दोनों। नहीं, नॉट रियली। ब्रिटिश हिस्ट्री आज भी मुझे उसी तरह आती है, आप पूछ लें भले। नहीं, आपको इवेंट्स मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट आपको पता होना चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स जो कि लिखे हुए हैं उनको आप देख लें। टेडी रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, और उसके बाद हमारे आर वेरी ओन ट्रंप, इनको आपने पढ़ लेना है। बाकी प्रेसिडेंट बुश को आपने फॉरेन पॉलिसी में देख ही लेना है ऑब्वियसली, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, आसान ही है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रंप, उसके बाद हम पेपर्स पे बात करते हैं। किसी भी प्रेसिडेंट पे एज सच इंडिविजुअल नोट आजकल नहीं आता, उसकी कोई ना कोई पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी या जनरल पॉलिसी के बारे में सवाल पूछा जाता है। मोर देन सफिशिएंट है, आई वुड से 8 to 10 लाइन्स का इंट्रो होना चाहिए, 10 to 12 के बजाय 8 to 10 लाइन्स। जी, आज आखिरी क्लास है, इसके अलावा अगर कुछ बचा है पढ़ने के लिए तो बता दें, मैं वो भी पढ़ा देता हूं। वैसे आज आखिरी क्लास है। मैंने ये बताया था डिस्कस, एनालाइज और एक्सप्लेन में इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप डिस्कस भी करेंगे तो आपने एनालाइज करना है, एनालाइज भी करेंगे तो पहले एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे तो इवेंचुअली एनालाइज करेंगे। तो इस पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो वो पूछता है उसकी एक हेडिंग दे दें, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, या जो भी वो इवेंट है जिसको एनालाइज करने का वो कह रहा है, या एक्सप्लेनेशन
वो जो आप हेडिंग्स देते हैं, वो जो आप बात बताते हैं, वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन ही होती है उस मैटर की। ठीक है जी। जी मैं कैंपस में चल रही हैं क्लासेस यूएस हिस्ट्री की, वो आप ले सकते हैं आसान, आई डोंट माइंड, लेकिन एकेडमी वालों से आपको पूछना पड़ेगा कि उनकी क्या पॉलिसी इसके ऊपर। इन विच हिस्ट्री लेंथ ही यूएस हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, करंट सिलेबस। करंट सिलेबस में ब्रिटिश हिस्ट्री लेंथ ही है, करंट सिलेबस में ब्रिटिश हिस्ट्री लेंथ ही है। ठीक है। कौन से प्रेसिडेंट्स आप पूछ रहे हैं, आई डोंट नो। अगर आप शुरू के प्रेसिडेंट्स पूछ रहे हैं तो नहीं, अभी नहीं हुए। ऑल प्रेसिडेंट्स तो हमने कहीं भी नहीं पढ़े बच्चे। ओके जी। सो टू ऑल ऑफ यू हु थिंक कि यूएस हिस्ट्री आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ी एंड इट्स नॉट योर सब्जेक्ट, इफ आई कैन डू इट यू कैन टू। इट वॉजंट माई सब्जेक्ट आइदर। ठीक है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में जो सवाल है वो नेशनलिज्म के बारे में पूछा जाता है। ब्रेटन वुड सिस्टम कोई नहीं है, आसान है, सिंपल एक कॉन्फ्रेंस है जिसके जरिए अमेरिका ने अपनी एक फाइनेंशियल हेजेमनी एस्टैब्लिश की थी दुनिया के ऊपर। इसलिए इसको बहुत ज्यादा डोंट रियली मेक इट अ थिंग कि जो इसको नर्व्स पे सवार किया जाए। ठीक है, ओके जी। इसको नेशनलिज्म भी कहते हैं, इसको ट्रम्पिज्म भी कहते हैं, इसको आइसोलेशन भी कहते हैं, इसको प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। सारी टर्मिनोलॉजी का मतलब एक है कि ट्रंप जब पावर में आए तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी दी और उसके जरिए उन्होंने एक पॉपुलिस्ट रेटरिक डेवलप किया कि ये अमेरिका जो मुल्क है वो प्राइमरीली वाइट्स का कंट्री है, सुप्रीमिस्ट्स का कंट्री है। बाकी जो इमिग्रेंट्स हैं, जो ब्लैक्स हैं या दूसरे हैं, वो मैटर नहीं करते, वो उन्हें हमारे बाद आना चाहिए। दिस वाज अ नैरेटिव व्हिच वाज वेल टेकन बाय द वाइट मेजॉरिटी। नहीं, अभी पेपर नहीं बना भाई, पेपर इतनी जल्दी नहीं बन जाता, हौसला करें। अभी तो हम नवंबर में फिर रहे हैं, पेपर आपका कहीं जनवरी में बनेगा, सो रिलैक्स। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं पेपर बनते। ठीक है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए तो उन्होंने आकर यही बात की कि जी अमेरिका इज गवर्न्ड बाय अमेरिकन्स, अमेरिका इज गवर्न्ड बाय अमेरिकन्स, वी रिजेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलिज्म and we accept the doctrine of patriotism. We reject the doctrine of globalism and we accept the ideology or doctrine of patriotism. ठीक है जी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में बात की थी आकर यूएन जनरल असेंबली में। तो यहां से दुनिया को पता लगना शुरू हुआ कि आगे होने क्या जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी में भी ही टुक a unilateral approach। ठीक, इंडिविजुअली वो गए, हर जगह उन्होंने कहा आई हैव डन दिस एंड आई हैव डन दैट। बगदादी की और बिन लादेन की डेथ की अनाउंसमेंट सुन लें आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर उनका बयान सुन लें, आप पैलेस्टाइन इसराइल पर उनका बयान सुन लें, तो इट इज ऑल यूनिलैटरल एंड सेल्फ प्रोजेक्शन। हाउएवर, और फिर उस यूनिलैटरलिज्म को उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया है। पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉल फ्रॉम पेरिस अकॉर्ड, इसको अगर आप देखें तो पेरिस अकॉर्ड से यूएस से विड्रू फ्रॉम इन 2017। 2015 में अमेरिका इसमें एंटर होता है विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर, और 2017 में प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप सेड द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड इज सिंपली द लेटेस्ट एग्जांपल, द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड इज सिंपली द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ वॉशिंगटन एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, लेटेस्ट एग्जांपल of Washington entering an agreement that is disadvantageous to US.
दैट इज डिसएडवांटेजियस टू यूएस। उन्होंने कहा कि हम इस मुआहदे से निकल रहे हैं जिसके 185 ग्लोबल सिग्नेटरीज हैं, 185 ग्लोबल सिग्नेटरीज हैं, ठीक है, और स्टेट्स जो हैं वो फर्दर इस पे कर रही हैं साइन, रेटिफिकेशन 185 की है, मेंबरशिप 195 की आ चुकी है इसके ऊपर। स्टिल ही सेड हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जो ग्लोबल इम्पैक्ट आज से 50 साल बाद आना है उसके लिए आज अमेरिकन फैक्ट्रीज को बंद नहीं किया जा सकता, उससे अमेरिकन अवाम के इंटरेस्ट्स हर्ट होंगे, उनके चूल्हे ठंडे होंगे, उन पर फाइनेंशियल बर्डन आएगा। सो ग्लोबली इट वाज रॉन्ग, बट जब आप उस इलाके के फार्मर्स से, उस इलाके के फैक्ट्री लेबरर्स से ये बात कहेंगे तो वो अग्री करेंगे कि उसने ठीक किया। तो ये यूनिलैटरलिज्म में। देन ओपनिंग ऑफ यूएस एम्बेसी इन जेरूसलम, ओपनिंग ऑफ US embassy in Jerusalem, that too came as a surprise। ट्रंप ने अपनी कैंपेन में कहा था हम जेरूसलम में शिफ्ट करेंगे अपनी एम्बेसी, वो उन्होंने कहा जब मैं ऑफिस में आया था तो ये एक चैलेंज था, मैंने एक फ्रेश अप्रोच ली और मैंने इसको जाकर एम्बेसी को वहां बना दिया, ठीक है। वो रेजोल्यूशन उन्होंने की। दिसंबर 2017 में अमेरिका शिफ्टेड इट्स एम्बेसी टू जेरूसलम, which is controversial in contravention of UN रेजोल्यूशन नंबर 478, जो जेरूसलम के डिस्प्यूटेड स्टेटस को तस्लीम करता है, ठीक है। सो दैट टू वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। ही क्रिटिसाइज्ड NATO मेंबर्स फॉर लो कंट्रीब्यूशन टू NATO। उन्होंने कहा जी फॉर टू लॉन्ग अ टाइम आवर फ्रेंड्स have misused us, have taken advantage of us। हमारे दोस्तों ने बहुत लंबे टाइम के लिए हमें अनफेयरली ट्रीट किया है बाय प्रोवाइडिंग ओनली 2% फॉर नेटो बजट। वो और दें, वरना हम नेटो को जो है वो बंद भी कर सकते हैं। 2018 ब्रसल्स समिट ऑफ नेटो, 2018 ब्रसल्स समिट ऑफ नेटो में उन्होंने ये बयान दिया। देन अमेरिका केम आउट ऑफ JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, ठीक है। ईरान के साथ ये भी जुलाई 2015 में लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में। बट देन प्रेसिडेंट सेड इन द लाइट ऑफ ग्लेयरिंग फ्लॉज, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था इन द लाइट ऑफ ग्लेयरिंग फ्लॉज the Iran deal must either be renegotiated or terminated। In the light of glaring flaws, Iran deal must either be renegotiated or terminated। And then America withdrew from this deal too in May 2018, in May 2018। तो ये आपको हर जगह पे पर्सनल डिस्प्ले ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड सेल्फ प्रोजेक्शन नजर आएगा ट्रंप के हवाले से। इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को उन्होंने कहा कि हम पहले रखेंगे, हम ग्लोबल जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे। चाइनीज ट्रेड वॉर भी उसी का हिस्सा थी, नेफ्टा से निकलना भी उसी का हिस्सा था, ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट से निकलना भी उसी का हिस्सा था। डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन लॉज ही ब्रॉट, ब्लैंकेट बैन उन्होंने लगाया 7 मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर। 13769 विड्रॉल है जी JCPOA से मई 2018 का। 13769 मुस्लिम ट्रैवल बैन इसको कहा जाता है। 13769 मुस्लिम ट्रैवल बैन, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर नंबर है, मुस्लिम ट्रैवल बैन। ये उन्होंने कहा 7 प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज को उन्होंने कहा कि यहां से कोई बंदा अमेरिका नहीं आ सकता। उन मुल्कों में इराक, ईरान, सीरिया, यमन, सूडान, लिबिया, ये ममालिक शामिल।
इस तरह का ब्लैंकेट बैन कभी किसी और मुल्क ने कभी किसी और मुल्क के ऊपर नहीं लगाया. To which Joe Biden has said that he will lift this ban on first day of presidency. So let's see where that goes. मुस्लिम ट्रैवल बैन आया, उसके बाद आई मैक्सिको की वॉल. President said a country without defined borders is no country at all. ठीक है. यूएन में उन्होंने कहा था कि we reject the doctrine of globalism and we accept the doctrine of patriotism. America must be governed by the Americans. तो ये जो मैक्सिको वाला ऑर्डर है, इसका नंबर है 13767. 13767 मैक्सिको वॉल. उन्होंने कहा जी 35 दिन के लिए हम बंद कर देंगे फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन वॉल बनाएंगे. वॉल बनी नहीं अभी तक, लेकिन उसकी फंडिंग प्रेसिडेंट ने सिक्योर कर ली थी. नई फंडिंग कांग्रेस ने उन्हें नहीं दी. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंडिंग जो थी उसका कुछ हिस्सा दीवार बनाने की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था. उसका कुछ हिस्सा दीवार बनाने की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था. तो ये ट्रंप ने किया. देन ही पुल्ड आउट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स. He pulled out of Afghan conflict by brokering Afghan peace deal with the Afghan Taliban. You all know it. He withdrew from Syria as well. He said, America will not be part of useless wars and we shall bring our boys home. We cannot retaliate or we cannot send our troops to a threat that is 7,000 miles away from America. जब वो अमेरिका के करीब आएंगे तब हम देखेंगे. ठीक है. That he said, which is seen in a proper way, in a appreciation way in America. अब recent times में अब्राहम अकॉर्ड, सूडान का, कतर वगैरह का इनको recognize करना. So Trump was doing all right as a president, apart from his bad grammar and his stupid body language. He was doing all right. But his handling of COVID costed him his election. COVID को वो handle नहीं कर सके. He could not show people the sensitive side of the president, which is very important to show to people, because America में singular leadership का कॉन्सेप्ट है, उस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है. तो प्रेसिडेंट हैज टू बी सिंपैथेटिक इन सम केसेस, हैज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. एक टाइम पे ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन इमेज आप बना के रखते हैं, अच्छी बात है, या आप एक अल्टीमेट डील मेकर का इमेज आप बनाते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग. यू अर्न अ रेपुटेशन ऑफ अ फिक्सर. बट इन अ नेशनल ट्रेजेडी जैसे ग्रेट डिप्रेशन थी, और जैसे कटरीना का स्टॉर्म था, या जैसे कोविड-19 था, या जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला था, that was the time the president should have shown his sensitive side, his compassionate side, his sympathetic side to the people. He didn't do that. That has also costed him the election. The black community overall went against him. The immigrants went against him. The Native Americans went against him. So ये wave जो है वो उसको ले बैठी है. He refused to show compassion to the people, और उसने victim blaming की. Black Lives Matter में भी, COVID में भी, हर tragedy में उसने victim blaming की, जिसकी वजह से people withdrew their trust from Trump. Otherwise आप अगर hard facts पे देखें तो he didn't do that bad as a president of America. And he might contest, अगर वो इस दफा जाते भी हैं तो he might come back contesting for the next term in 2024. ऐसा एक दफा पहले हो चुका है अमेरिका में. ठीक है जी. That's it जी. यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए.
Any question at all? He will be Biden's age then, but he'll definitely be fitter and hopefully wiser too. Yes. ट्रम्प का कंक्लूजन मैंने करवाया गुरुतुलैन अभी कि वो ऑन पेपर अगर आप देखें हार्ड टर्म्स में ही वाज एन ऑल राइट प्रेसिडेंट, बट ही ये जो 3-4 चीजें हैं उसकी वजह से ये हुआ था, हारा था। नहीं, रैगन के केस में नहीं, उसका नाम डिफरेंट है, हैरिसन और समथिंग है। बैक इन द डे 1888 की बात है, रेगन एट होम जो उसकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां उसको वोट पड़ना था, ठीक है। इंपीचमेंट मेंशन जरूर करें, लेकिन इंपीचमेंट चूंकि सक्सेसफुल नहीं थी तो इट इज हार्डली ऑफ एनी सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल होती तो शायद हम उसकी तरफ जाते। ठीक है जी, ओके, लेट्स सी द पेपर्स नाउ। Yeah, maybe. दो 2016 का पेपर कहता है जी अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज चाइल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट। कमेंट, ये सवाल आपने किया हुआ है, चाइल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट आप जानते हैं। डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन पीपल ऑफ एंड सोसाइटी ऑफ यूएस। अगेन इजी क्वेश्चन। ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज भी आपको पता है, इंपैक्ट भी पता है, ग्रेट डिप्रेशन आपको पता है। तीसरा सवाल है हाउ अर्बन लाइफ वाज अफेक्टेड इन यूएसए ड्यूरिंग फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपने किया हुआ है, फेजेस भी आपको पता है। व्हाट फैक्टर्स लेड ब्लैक्स टू स्टार्ट सिविल राइट्स मूवमेंट्स। डिस्कस द रोल ऑफ कोर्ट्स एंड स्टेट्स। ये भी आपने किया हुआ है, ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। What problems were faced by Ronald Reagan? Economic problems were faced by Ronald Reagan, and how his government dealt. Reaganomics का concept है, ये भी आपको मैंने बताया। ये आगे स्टेटमेंट आती है डॉक्टर साहब, तो मैं बताता हूँ। The Bush Doctrine is a name given to foreign policy guidelines. Comment. Basically, what they are asking is post 9/11 foreign policy of USA. वो पूछ रहे हैं। Write short notes. Dollar diplomacy, Eisenhower doctrine and U2 incident. Dollar diplomacy विलियम हावर्ड टैफ्ट लेकर आए थे। 1909 से 1913 तक ये प्रेसिडेंट थे। डॉलर डिप्लोमेसी का मतलब ये था कि छोटे मुल्क या दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं उनको पैसे देकर अपना दोस्त बनाया जाए। टाफ्ट कहा करते थे nobody can refuse a bag full of dollars। आप इन मुल्कों को जाकर कर्ज दें, फाइनेंशियल हेल्प करें और उसके बाद आप वहां जाकर बैठ जाएं उन पैसों को मैनेज करने के लिए भी, तो नेचुरली ये आपके दोस्त बन जाएंगे और उनकी मजबूरी होगी। डॉलर डिप्लोमेसी इस चीज का नाम है। किताब के एंड पे आप देखेंगे तो वहां ये नोट्स दिए हुए। U2 इंसिडेंट आपने कोल्ड वॉर में भी पढ़ा है, आप करंट अफेयर में भी पढ़ चुके हैं। आइजनहावर डॉक्ट्रीन वाज डॉक्ट्रीन ऑफ कंटेनमेंट ऑफ ट्रूमन। जस्ट ट्रूमन की कंटेनमेंट की डॉक्ट्रीन थी यूरोप की हद तक कम्युनिज्म को, और इसकी जो आइजनहावर ने उसको एक्सटेंड कर दिया एशिया तक भी और आगे मिडिल ईस्ट तक भी। इसीलिए कोरिया में जो है वो हम लोगों को और मिडिल ईस्ट को उन्होंने ये कहा था, उस जमाने में कहा करते थे कि अमेरिका इज जस्ट अ फोन कॉल अवे। स्ट्रक्चर रेगन के सवाल का ये होगा कि इंट्रो के बाद आप बताएंगे कि ड्यू टू ईरान इराक वॉर and continuous America being continuous in a state of war since 1950, अमेरिकन इकोनॉमी बैठ रही थी। ईरान इराक वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट भी कर रही थी। फर्दर जो है वो रेगन ने आकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का एक बड़ा प्रोग्राम डिफेंस का शुरू कर दिया। फिर अफगान वॉर में भी पैसे लग रहे थे जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी बैठ गई। इन प्रॉब्लम्स का जिक्र करके फिर आप सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे कि प्रेसिडेंट ने 1.3 ट्रिलियन वाला प्रोग्राम बंद कर दिया। प्रेसिडेंट ने अफगानिस्तान में जो एक्सपेंसेस थे वो कम किए और मिसाइल्स उनको दिए एयर सुपीरियरिटी को खत्म करने के लिए और जंग को जल्दी खत्म करने के लिए।
प्रेसिडेंट ने रिगोनॉमिक्स अप्लाई की। सरकारी नौकरियां देने के बजाय सरकारी महकमों के फंड्स काटे गए और वहां से पैसे निकालकर प्राइवेट सेक्टर में, फैक्ट्रीज में और मिलों में इन्वेस्ट किए गए, ताकि लोग वहां नौकरियां करें और उनसे जो प्रोडक्ट्स बने वो बाहर बेचकर उनसे जरे मुबादला कमाया जा सके और अमेरिकन इकोनॉमी को सीधा किया जा सके, विच इवेंचुअली वर्कड। तो ये इस तरह आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है जी। 2017 डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडवेंट इन यूएसए। यूएसए में ब्रिटिश जब आए तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो ऑब्वियसली सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों साइड्स आप बताएंगे। सोशल साइड पर रहन सहन है, आर्किटेक्चर है, वेज एंड मीन्स हैं। इकोनॉमिक साइड पर फाइनेंशियल सिस्टम है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। पॉलिटिकल साइड पर डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वोटिंग सिस्टम है। तो ये वाली चीजें उसमें आ जाएंगी। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने तकरीबन 2 क्लासें इस पर जाया की हैं। आपको फॉर्मेशन भी पता है कैसे बना और आपको स्ट्रक्चर भी पता है कि क्या है, तो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। यस, ब्रिटिश लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि होम टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ब्रिटेन, आप ये लिख सकते हैं। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है। व्हाट फैक्टर्स लेड यूएसए टू इमर्ज एज बिग पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, ये भी मैंने आपको बताया था। प्रोडक्शन अमेरिका के पास थी, इंडस्ट्री इनकी चल रही थी, बाकी दुनिया में इंडस्ट्री नहीं थी। अमेरिका ही सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हुआ था, बाकी दुनिया डेवस्टेटेड थी। मिलिट्री पावर के तौर पे भी आया था क्योंकि इसने 2 अजीम जंगों में हिस्सा लिया और दोनों में जीता। और आर्सेनल ऑफ द वर्ल्ड का स्लोगन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विल्सन ने स्लोगन लगाया था, लेट्स मेक द वर्ल्ड सेफ अगेन फॉर डेमोक्रेसी। लेट्स मेक द वर्ल्ड सेफ अगेन फॉर डेमोक्रेसी। वेयर एज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने अपने लोगों के सामने ये स्लोगन दिया था, लेट्स बी द आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी। आइए हम वो असला बन जाएं जिससे डेमोक्रेसी लाई जा सके। तो दिस टेल्स अस कि कैसे अमेरिका ऑगमेंट हुआ है, दुनिया में ग्रेट पावर बना है, क्योंकि आगे कोई कंपटीशन ही एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है ये डिस्कस मुस्लिम परसेप्शंस ऑफ यूएसए। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इस सवाल का क्या करना है। हाईलाइट द रोल प्लेड बाय यूएसए इन सम मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये भी मैंने आपको कल करवाया था कि मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने क्या लिखना है और कैसे उस सवाल को करना है। एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूएस इलेक्शन सिस्टम टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, इस पर भी हमने अभी बात की। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द 2 वुड्रॉ विल्सन एज प्रेसिडेंट। वुड्रॉ विल्सन का इंट्रोडक्शन होगा, हिज रोल इन प्रोग्रेसिविज्म, हिज रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हिज 14 पॉइंट्स एंड कंक्लूजन। ये 5 हेडिंग्स होंगी नोट की। पाक यूएस रिलेशंस आफ्टर 9/11, ये भी आपने किया हुआ है, इसको ब्रीफली आपने मेंशन करना है नोट की सूरत में अगर आए। यूएस एक्सपेंशन ऑफ 1900 टू 1949, इसमें 1900 से 1949 तक जो टेरिटरी गेन की अमेरिका ने वो भी, और जो इन्फ्लुएंस गेन किया अमेरिका ने वो भी, ये 2 चीजें आपने लिखनी है। आप नोटिस करोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इरा दोनों कवर कर रहे हैं, यूएनओ की मेकिंग कवर हो रही है, तो वो उस लिहाज से आपको आउटरीच अमेरिका की बतानी है इस टेन्योर में। ठीक है जी। उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस 2018 का पेपर है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहली क्लास में भी बताया था। व्हाट इज द वेरिएंस बिटवीन ट्रीटीज ऑफ पेरिस 1763 एंड 83, एलैबोरेट देयर इफेक्ट ऑन अमेरिका। मैंने बताया था कि 63 ने 7 इयर्स वॉर 1756 टू 63 रोकी थी। इन्होंने 83 वाली ने अमेरिका इंग्लैंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रोकी थी। एक के बदले में कनाडा मिला था, दूसरे के इंग्लैंड को, दूसरे के बदले में टेरिटरी इंग्लैंड को लूज करनी पड़ी, अमेरिका को गेन हुआ। पहली वाज अ रोड टुवर्ड्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरी क्लोज्ड द रोड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फाइनली अमेरिका बिकेम अ लेजिटिमेट स्टेट। तो वो वेरिएंस आपके लिए बड़ी आसान है निकालनी। Why did Americans criticize Stamp Act? ये स्टैम्प एक्ट की मैंने आपको बनवाई थी, आउटलाइन भी बनवाई थी, और आपको मैंने ये कैसे करना है ये भी बताया था। क्या क्राइसिस था,
रिपरकशंस क्या थे और क्यों इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, किताब में भी हमने इसको उसी आउटलाइन के मुताबिक लिखा हुआ है, अगर आप इसको वहां देखना चाहें। What factors contributed to the amended status of women with special allusion to modern feminism? ये आज भी आप में से किसी ने पूछा, तो वो फैक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक फैक्टर है उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिकन वुमेन एक फैक्टर है, उसमें प्रोग्रेसिविज्म एक फैक्टर है, उसमें 19th अमेंडमेंट 1920 वाली एक फैक्टर है, उसमें फेमिनिज्म और 1966 में नाउ का बन जाना, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन का एस्टैब्लिश हो जाना, वो एक फैक्टर है। ग्रेट डिप्रेशन में औरतों का एज ए वर्क फोर्स आना एक फैक्टर है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में मर्दों का जंग पे चले जाना और उसके पीछे औरतों का बाकी काम करने के लिए बच जाना एक फैक्टर है, जिससे अमेरिकन वुमेन आगे आई और उन्हें अंदाजा हुआ कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं, उन्हें ज्यादा काम करवाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे अमेरिकन वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हुआ। क्रिटिकली ट्रेस द अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड हाउ मेनी ऑफ देम रोज टू हाईएस्ट ऑफिसेस। अगेन ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट और कितने लोग हाई ऑफिसेस में पहुंचे मैंने लिखवाए थे आपको। ट्रेस आउट द रीजंस ऑफ अमेरिकन इकोनॉमीज ऑगमेंटेशन पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेम क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया है, वो सिर्फ उसका उन्होंने इकोनॉमिक साइड पूछी इस दफा कि कैसे इकोनॉमिक पावर बना। उस पर भी पार्टली हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया। न्यू यूएस अफगान पॉलिसी में पुश पाकिस्तान टुवर्ड्स चाइना, असेस द ऑब्जर्वेशन इन परसेप्शन ऑफ करंट डिटीरियरेटिंग पाक यूएस रिलेशंस। ये भी मैंने आपको सवाल पहली क्लास में बताया था कि क्या गलती बच्चों ने इसके अंदर की थी, और ये वैसे भी अब ये एक आउटडेटेड क्वेश्चन है, ये दोबारा वैसे ही नहीं आ सकता। राइट एन ऑल इंक्लूसिव नोट ऑन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। और जब वो ऑल इंक्लूसिव कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टार्ट और एंड कोल्ड वॉर का बताना है, इसका मतलब है कि दरमियान में भी जो कुछ हुआ है वो भी बताना है। ठीक है, तो ये भी आसान तरीन सवाल है, आपने कोल्ड वॉर इन सो मच डिटेल पढ़ रखी है तो आप इसको करने के काबिल हैं माशाल्लाह। 19 का पेपर है, व्हाट वर द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय क्लिंटन, हाउ डिड ही डील विद दीज चैलेंजेस। मैंने आपको बताई थी, क्लिंटन आपने किया हुआ है, आपको ये पता है कि क्लिंटन ने इकोनॉमी को, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक किया था। क्लिंटन एरा पे बेसिकली ये सवाल है। What were the factors which led to formation of New England Confederation, Massachusetts Bay, Plymouth, Connecticut, New Haven colonies? इसकी स्लाइड्स आपको मुहैया की गई हैं। स्लाइड्स को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिफेंस था, ट्रेड थी, रेड इंडियन से बचना था, कॉमन रिलीजन था, ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये पहली कन्फेडरेशन बनी थी। अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल शुड बी गिव बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने देना है, कपल ऑफ लाइंस का या एक पैरे का मैक्सिमम दे दें कि स्लेवरी तो चली गई लेकिन ब्लैक सी सूरत हाल इंप्रूव नहीं हुई, और उसके बाद ये सेग्रीगेशन और शेयर क्रॉपिंग सिस्टम आ गया जिसने फर्दर डिस्क्रिमिनेशन कर दी और उस डिस्क्रिमिनेशन को थ्रू लॉ लेजिटिमाइज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 1896 में उसको इंडोर्स कर दिया। ये बात करके फिर आप आगे चले जाएंगे सिविल राइट्स मूवमेंट के ऊपर। ठीक है जी। Critically evaluate the presidency of FDR with reference to his accomplishments and failures. ये आपने FDR की पूरी प्रेसिडेंसी पढ़ी है through the Great Depression towards the Second World War until the end of it. तो again इसमें कोई मसला नहीं है, इसका हैंडआउट भी आपके पास है, उस हैंडआउट के ऊपर लिखा भी यही हुआ है, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। तो बेसिकली वो उसी के बारे में। Westward expansion was a story of annexations, concessions, purchases since Declaration of Independence. ये अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन, आपको पता है। American Civil War 1860-65 was an outcome of clash of economic interest as well as social ideals. Elaborate. Causes of civil rights, civil war of America basically पूछा गया है, तो उसके social causes भी आपने लिखने हैं, उसके economic causes भी लिखने हैं। ठीक है, हैंडआउट मिलना चाहिए, राबिया से राब्ता करें, आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर है, वो आपको दे देगी। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से सारे इकट्ठे उन्हें मिले हुए। ठीक है जी, तो ये भी अगेन आसान सवाल है। मैं भी कहता हूं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रीसेंट वेव ऑफ नेशनलिज्म इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी सवाल आपने किया हुआ है, अभी हमने बात की इसके ऊपर, नेशनलिज्म ऑफ ट्रंप
एडमिनिस्ट्रेशन की। डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस विद रेफरेंस टू सिविल राइट्स मूवमेंट बाय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। लाइक आई सेड, पिछले 5 सालों में 3-4 दफा ये सवाल आया है, आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगेन, ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू मार्टिन लूथर किंग, नॉन वायलेंस। तो ये भी आपने किया हुआ है, ठीक है। तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाए 2020 के पर्चे पे, जिसे आप कह रहे हैं लो स्कोरिंग रहा। अमंगस्ट द कांग्रेस, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ यूएस government, which one of the government branches is much more powerful and why? Elaborate through the prism of US separation of power and checks and balances। आपको मैंने checks and balances और separation of power पे पूरा एक लेक्चर दिया। ये वो सवाल है, और अल्टीमेट एनालिसिस में जब आप देखेंगे तो आपको प्रेसिडेंट ही ताकतवर नजर आएगा। अल्टीमेट एनालिसिस में आपको एग्जीक्यूटिव साइड ही ताकतवर नजर आएगी। अमेरिकन हिस्ट्री में हमेशा द प्रेसिडेंट्स हैव देयर वे, और उसकी वजह है क्योंकि उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस होती है। कांग्रेस में भी उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस होती है, सेनेट में भी, और उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस होती है इवन सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इसलिए इन दी अल्टीमेट एनालिसिस प्रेसिडेंट पावरफुल है, और उसके बाद आपने प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस बता देने हैं। और देखिए, प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, हर काम कर सकता है। लेजिस्लेचर अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में उस वक्त तक ऑटोनमस नहीं है जब तक प्रेसिडेंट उसको असेंट ना दे दे, और प्रेसिडेंट आपको पता है उसे वीटो कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकती जब तक सदर खुद अपॉइंट ना करे जजेस को। तो इसलिए इन दी अल्टीमेट एनालिसिस प्रेसिडेंट ही पावरफुल है। प्रेसिडेंट के बगैर इन दोनों का काम नहीं चलता, इन दोनों के बगैर प्रेसिडेंट का काम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ठीक है। तो ये वो सवाल है, इसको इसी तरह से आपने बताना है। Even though Great Britain and US of America fought a revolutionary war in 1770 and 1812, how did the two powers come close in the later part of 19th century and 20th century? इसका बड़ा आसान जवाब है। इसका आसान जवाब ये है, one, Americans and Britishers shared common economic interests। Americans के लिए ब्रिटेन से ट्रेड बड़ी मैटर करती थी, ब्रिटेन के लिए अमेरिकन से ट्रेड बड़ी मैटर करती थी। एथनिसिटी सेम थी, लैंग्वेज सेम थी, उनके अलाइन करते थे नेशनल इंटरेस्ट्स भी। इसलिए इन्होंने अपनी एनिमोसिटी और पुरानी लड़ाइयां भूली, मैच्योर कंट्रीज की तरह बिहेव किया, क्योंकि इनका कोई कॉमन कॉलोनियल क्लेम तो था नहीं। आजादी के बाद इंग्लैंड एल्सवेयर कॉलोनियल पावर था, अमेरिका एल्सवेयर अपनी एक्सपेंशन कर रहा था। तो डायरेक्ट कोलिजन नहीं थी, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड की डायरेक्ट कोलिजन थी, जैसे इंग्लैंड और स्पेन की डायरेक्ट कोलिजन थी। अमेरिका और इंग्लैंड की कोई ऐसी टेरिटोरियल या कॉलोनियल कोलिजन नहीं थी इन दैट एरा। इसलिए इन लोगों की आपस में बनी भी रही और चलती भी रही। How did the American-Spanish War in 1898 raise the US status as one of the leading powers of the world? इस जंग के जरिए अमेरिका ने स्पेन से ये जंग लड़ी थी, फिलिपाइन की टेरिटरी को टेक ओवर किया था। स्पेनिश वॉर इसको इसलिए कहा जाता है। तो फिलिपाइन को टेक ओवर किया, तो ये अमेरिका का पहला बोल्ड स्टेप था टुवर्ड्स एंड ऑफ मोनरो डॉक्ट्रिन। तो उसके बाद जाहिर है अमेरिका ने उस वक्त की एक बड़ी कॉलोनियल पावर को हराकर वर्ल्ड स्टेज पर अपनी एंट्री दी थी। तो वो है स्पेनिश वॉर, इसको आप देख लीजिएगा। This time Senate can be hurdled for Biden as Republicans retained majority. Yes, it can be. ये होता है, मिड टर्म्स जीत जाती है कोई और पार्टी या सेनेट ऊपर रहती है, ये मसला रहेगा। लेकिन अगर कांग्रेस उसका साथ सही तरह से देती है तो कांग्रेस सेनेट शायद उतना तंग ना करे। सेनेट इज अ सीरियस हाउस, तो वो ज्यादा मैच्योरली बिहेव करते हैं। कांग्रेस में ज्यादा मसला होता है। अच्छा जी, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, व्हाई यूएस प्रेसिडेंट विल्सन फेल्ड टू कन्विंस कांग्रेस फॉर लीग ऑफ नेशंस डिस्पाइट इट्स एफर्ट्स? ये आप पर डिस्पाइट हिज एफर्ट्स थ्रू द प्रिज्म ऑफ 14 पॉइंट्स। तो बेसिकली आपने बताना है वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स को, हाउ ही वांटेड देम टू बी पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, एंड व्हेन इट डिडंट ही स्टिल वांटेड इट टू बी वांटेड के लीग ऑफ नेशन में अमेरिका जाए, लेकिन वो कर नहीं सका। उसकी वजह ऑब्वियसली एक तो रिपब्लिकन साइड का स्ट्रांग होना है, दूसरा सेनेट में विल्सन के पास मेजॉरिटी नहीं थी, विल्सोनियंस थोड़े थे और रिपब्लिकन्स ज्यादा थे, ये भी एक वजह थी। पब्लिक भी
अपने आप को चीटेड फील करती थी कि हमने लड़ाई लड़ी, हमने जीत कर दी जंग, लेकिन हमारी शराइत नहीं मानी गई अमेरिकन की। ये भी एक वजह थी। फ्रांस एंड इंग्लैंड वर बिहेविंग इन अ वेरी aggressive way towards America when it came to Treaty of Versailles. The people of America were not ready to see their president as a weaker position. और Republicans का propaganda भी था. Instead of managing the matter politically with Senate, President Wilson decided to go to public. तो public में जाना उस वक्त successful strategy नहीं थी. He should have followed Abraham Lincoln's strategy to reach out to the senators to get his thing done, ratification done, instead of going to the public. क्योंकि senators को public का उतना भार नहीं होता, क्योंकि senators 6 साल के लिए आते हैं और वो अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं। तो ये कुछ reasons थे जिसकी वजह से विल्सन successful नहीं हो सके। In the wake of World War II, two major powers, US and Soviet Union, emerged constituting bipolar system. Elaborate conceptually if the bipolar world remained more peaceful or stable than the multipolar world in the World Wars era, pre-World Wars era. तो ये तो obvious है, बैलेंस ऑफ पावर की वजह से और थ्योरी ऑफ मैड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से दुनिया ज्यादा स्टेबल रही और दुनिया ज्यादा पीसफुल रही इन दैट टाइम। बेसिकली वो आपसे कोल्ड वॉर ही पूछ रहा है, लेकिन कोल्ड वॉर की एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है जो आप उसे दे सकते हैं। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन आया था जो आमतौर पे यूएस हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं एक्सपेक्ट करता। सिंस द क्रिएशन ऑफ NATO in 49, why US desires to further expand NATO, elaborate opportunities and challenges। ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि NATO keeps reinventing itself। कभी UN का सेकंड आर्म बन जाती है, कभी USSR के खिलाफ खड़ी होती है, अब SCO के अगेंस्ट ये एक थ्रेट है, बल्कि SCO के बारे में तो कहा जाता है कि ये एशियन नेटो बनने जा रही है। तो इसलिए वो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए SCO है, रशिया है, चाइना की एक्सपेंशनिज्म है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में चाइनीज इंटरेस्ट नेटो का चैलेंज है। अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली दुनिया में जहां जहां भी होगा पीस एंड सिक्योरिटी का इशू, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। UN जहां जहां इंटरवेंशन करना चाहेगा वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली एन IR क्वेश्चन। तो ये आपने IR जिन लोगों का है उन्होंने वहां भी इसको प्रिपेयर किया होगा। The tectonic plates of international policies seem to shift away from Europe to the Asia Pacific region, which the US President Obama termed pivot to Asia or rebalancing strategy. In the light of changing geostrategic environment, how could you see the rise of China vis-a-vis America? ये भी again politics of Indian and Pacific Ocean है। ये हमें पता है कि यूरोप में अब फर्दर पॉलिटिक्स नहीं होगी, फर्दर पॉलिटिक्स इधर होगी, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया वाली साइड पे। तो ये इंडो पैसिफिक ओशियन की पॉलिटिक्स है, करंट अफेयर में आपने पढ़ी हुई है, उसमें अमेरिका का रोल है, वो इसमें एलैबोरेट करना है। लाइक वो यूएस फॉरेन पॉलिसी वाला क्वेश्चन के चाइना की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे, ये भी वैसा ही एक सवाल है जो वंस काइंड ऑफ पूछा गया है। ये क्वेश्चंस हैं, रफली ये 40 क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इन कर सकते हैं इस तरह के सवालों में आप IR का जार्गन इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनेरिकली आप नहीं कर सकते। तो इन 40 सवालों में से देयर वुड हार्डली बी एनी टॉपिक और क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता ना हो, जो आपके लिए पूरा नया हो। तो अब इसके बाद आप कंटेंट की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फेल नहीं होंगे या कम नंबर नहीं लाएंगे। अब आप अपनी जाती एफर्ट और मेहनत से ही फेल होंगे और कम नंबर लाएंगे। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि यहां कोई इशू रह गया होगा आपको उस हवाले से। ठीक है जी। करंट अफेयर जैसा अटेम्प्ट कर दे, इंडो पैसिफिक ओशियन में कोई मसला नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर वाला आप अटेम्प्ट कर दे। आप नरेशन ऑफ हिस्ट्री करेंगे, देन उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप स्टार्ट विद एनालिटिकल हिस्ट्री नहीं करेंगे, नरेट करेंगे हिस्ट्री को, फिर एनालाइज करेंगे। स्टोरी टेलिंग का आर्ट और फिर उस
आर्ट स्टोरी, उस स्टोरी में से लेसन्स टू टेक होम आपने लाने, ठीक है ये दोनों चीजें आपने करनी जी। कोई और सवाल है तो कुछ? Thank you so much. You have been a very good class. I wish you all very well for all the endeavors that you undertake in your life. ठीक है जी जी। प्रोटेक्शनिज्म एंड पॉपुलिज्म का डिफरेंस, पॉपुलिज्म इज प्लेइंग टू द पीपल, प्रोटेक्शनिज्म भी उसकी ही प्रैक्टिकल फॉर्म है, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म इज अ ट्रेड टर्म, पॉपुलिज्म इज अ पॉलिटिकल टर्म। ठीक है, दोनों में फर्क ही है। नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कोशिश की कि इसको हम इजी रखें यूएस हिस्ट्री को।